हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, और अभी ये चर्चा में बना हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में देखा गया है कि उथल पुथल हो रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया है। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी अधिनियम। भारत के संविधान में इसको 10वां अनुसूची में ऐड किया गया है, जिसको पॉपुलरली नाम जाना जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। और ओरिजिनल जो भारत का संविधान था उसमें किसी भी तरह का इस तरह का प्रोविजन ऐड नहीं किया गया था। इसको ऐड किया गया 1985 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा। 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया और इसको 10th शेड्यूल जो है भारत का संविधान में 10th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया और इसको संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा लाया गया था। वो संविधान संशोधन था 52nd। तो ये तीन जो बिंदु है इसको आप लोग एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि आप यहीं से एंटी डिफेक्शन लॉ का इंट्रोडक्शन आप शुरू कर सकते हैं जब भी आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस उसको आपको समझना बिल्कुल जरूरी है। अगर नहीं समझते हैं तो ऐसे में आपका आंसर में क्वालिटी नहीं आ पाएगा। दल बदल विरोधी कानून दरअसल एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने पर संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य को एक तरह से कहा जाए तो दंडित करता है। अगर एक पार्टी को छोड़ के मान लीजिए ए पार्टी के सदस्य है, अगर वो बी पार्टी में शामिल होता है तो इसको रोकने के लिए, कुछ दंडित करने के लिए एक प्रावधान डाला गया है। और अगर शामिल होते हैं तो उसके लिए भी एक ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर आप इस प्रक्रिया से शामिल होते हैं तब आपका शामिल होना सही माना जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि एक पार्टी को दूसरे पार्टी में जाने से रोका गया है, बल्कि रोका नहीं गया है, बल्कि उसके लिए एक प्रॉपर नियम बनाया गया है कि हाँ, अगर इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो ए पार्टी का बी पार्टी में विलय माना जाएगा। तो दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर संसद सदस्य या विधानसभा सदस्यों को दंडित करने का या फिर उनकी सदस्यता रद्द करने का इसमें प्रावधान डाला गया। 1985 में इसको ऐड किया गया, ये सब चीज को हम लोग समझ गए हैं। और ये 1967 में काफी चर्चा में इसलिए था क्योंकि उस समय कई राज्य की सरकारें जो है यही इसी वजह से एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शामिल होने की वजह से सरकारें गिर गई, जिसका अल्टीमेटली जो है बोझ वो जनता पे पड़ती है और हमारे लोकतंत्र के लिए भी ये बिल्कुल सही नहीं है। 1985 में अगर हम लोग देखें तो इसको रेगुलेट कर दिया गया एंटी डिफेक्शन लॉ के द्वारा। इसके अनुसार किसी राजनीतिक दल के, मान लीजिए कोई राजनीतिक दल ए है, इसके टोटल सदस्य मान के चलिए कि 90 सदस्य हैं जीते हुए। अब इसके वन थर्ड कितने हो गया, वन थर्ड इसके 30 सदस्य हो गया। तो अगर किसी पार्टी के उसके वन थर्ड सदस्य अगर दूसरे पार्टी में विलय करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उसको अलाउ करता है। अब इसको विलय माना जाएगा। ठीक है, मतलब ए पार्टी में टोटल 90 सदस्य जीते हुए सदस्य थे, उसमें से अगर 30 सदस्य चाहते हैं कि हम बी पार्टी में शामिल हों तो इन लोग को विलय माना जाएगा, ये इसमें शामिल हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये 1985 में इसको लाया गया था, इसी को दल बदल को विलय का नाम दे दिया गया था। मतलब ए पार्टी बी पार्टी में मर्ज हो गया। उसके बाद में इसमें कुछ खामियां कुछ नजर आई, तब जाके 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, संविधान संशोधन आया, ये आया 2003 में। अब है कि इसमें कुछ बदलाव किया गया। इसमें बदलाव ये किया गया कि नहीं, किसी ए पार्टी में अगर वन थर्ड के बजाय हम लोग अगर टू थर्ड कर दें, टू थर्ड अगर बी पार्टी में मिलना चाहता है तब इसको विलय माना जाएगा, तब इसको मिलना सही माना जाएगा। तो जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ यही दरअसल कहता है कि अगर एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में अगर शामिल होते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन अगर एक पार्टी के टू थर्ड जो सांसद सदस्य हों या विधायक सदस्य हों, अगर दूसरे पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो वो शामिल हो सकते हैं। ये हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ को डिफाइन किया गया। दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय देने के लिए सभापति या फिर सदन के अध्यक्ष को दिया जाता है, और ये जो है जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, इसको न्यायिक समीक्षा होती है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर इसको माना जाता है। दरअसल क्या होता है कि हाँ, इस प्रक्रिया में कानून को फॉलो, संविधान के जो प्रोविजन है उसको फॉलो किया गया नहीं किया, इस वजह से इसको जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा के अधीन इसको रखा गया। कोई ऐसा इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है कि
इतना समय के अंदर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी या फिर उसको दंडित किया जाएगा, इस तरह की समय सीमा भी नहीं है जिसके भीतर पीठासीन पदाधिकारी दल बदल के मामले पे फैसला लेना अनिवार्य है। ऐसा कुछ उसमें नहीं है, मतलब समय सीमा का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके पहले तो हम लोग देखें कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि दल बदल का आधार क्या है। मान लीजिए कि दल बदल किस आधार पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब किसी भी सदस्य को, जो विधानसभा सदस्य हो या फिर सांसद सदस्य हो, उनको किस आधार पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या फिर उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, उसके लिए ग्राउंड हम लोग देखें तो सबसे पहला चीज आता है, वो आता है स्वेच्छा। अगर वॉलेंटरीली, अगर वो अपनी मर्जी से पार्टी को छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। यानी यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ना चाहता है तो यहाँ पे दल बदल का नियम लागू हो जाएगा, यानी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। दूसरा है निर्देशों का उल्लंघन। मान लीजिए कि स्पेशली खासकर जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है सदन में, किसी भी सदन में, या लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, ऐसे में जो पार्टी है वो अपने सारे सदस्यों को निर्देशित करती है कि पार्टी का वोट एक ही दिशा में जाए, मतलब वो अपने अनुरूप ही वोटिंग करे। मान लीजिए ये पार्टी है तो एक जितने सदस्य हैं वो किसी एक मुद्दा पे एक ही चीज, मतलब सबका वोट जो है ना कलेक्टेड हो। अगर इसके अनुसार वोट नहीं देता है, इसके अगेंस्ट में देता है वोट, या फिर वोट से वंचित रहता है, या फिर अपीयर नहीं होता है, शामिल नहीं होता है, तो ये दोनों कंडीशंस में, मतलब एक एब्सेंट हो गया और दूसरा है कि अगेंस्ट में वोट किया, ये दोनों कंडीशन में पार्टी जो है व्हिप जारी करती है। और व्हिप जारी करने के बाद अगर अपने पार्टी के अगेंस्ट में वोटिंग करती है या फिर अपने पार्टी के वोटिंग में एब्सेंट रहती है, ये दोनों स्थिति में उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो पहला हो गया वॉलेंटरीली अपनी मर्जी से, दूसरा हो गया व्हिप के आधार पे, और तीसरा देखें कि कोई भी सदस्य जब निर्वाचित सदस्य है, यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य है, मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, अगर वो किसी निर्वाचित सदस्य जो है किसी राजनीतिक दल के अगर एक पार्टी से अगर जुड़ती है चुनाव जीतने के बाद में, तब भी उसकी सदस्यता रद्द समझी जाएगी, उसको रद्द कर दी जाएगी। तो तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट इसमें आ जाता है, कोई भी मनोनीत सदस्य, यदि कोई नामांकित, मान लीजिए कोई भी मनोनीत, जो कि उनको चुना जाता है मनोनीत सदस्य को, यदि कोई नामांकित सदस्य 6 महीने के भीतर, 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो इसकी भी सदस्यता रद्द हो जाती है। अब यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ के एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं, जिसमें पहला चीज है कि अगर वो स्वेच्छा से छोड़ना चाहता है तो ठीक है, वॉलेंटरीली हो गया। दूसरा हो गया कि अपने पार्टी के अगेंस्ट जाता है तो व्हिप जारी किया जाता है, अगर व्हिप के भी अगेंस्ट जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और तीसरा है कि कोई इंडिपेंडेंट, कोई जीता हुआ है, इंडिपेंडेंट कोई है, स्वतंत्र रूप से कोई सदस्य जीता है, वो अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और चौथा, अगर कोई मनोनीत सदस्य है, वो 6 महीने की समाप्ति के बाद में किसी राजनीतिक, यानी हम लोग कह सकते हैं मनोनीत, नॉमिनेटेड, मनोनीत सदस्य अगर किसी दूसरी राजनीतिक दल में 6 महीने के बाद शामिल होता है तो ऐसे में इसकी भी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो इस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते थे, शामिल होते थे, अपनी मर्जी से करते थे, उसको रोकने के लिए एक नियम बनाया गया। तो इसके बारे में हम लोग इसके और भी कई चीज़ों पे हम लोग बात करें, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था पे इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, दल बदल विरोधी कानून के सामने किस प्रकार की चुनौतियां आई, और इसमें क्या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे में बात करेंगे। थैंक यू।